गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा सेकेंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी स्टार्ट करेंगे, जिसके राइटर जो है वो खुशवंत सिंह है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यानी पोर्ट्रेट का मीन्स होता है चित्र, यानी कि एक लेडी का चित्रण। अबाउट द राइटर, खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। मतलब खुशवंत सिंह जो थे वह इंडिया के जाने माने ऑथर में से एक है। Apart from being a writer, he has been a lawyer, a public relation officer and the editor of the Illustrated Weekly of India. एक लेखक होने के अलावा वह एक लॉयर भी रह चुके थे, एक पब्लिक रिलेटेड ऑफिसर भी रह चुके थे और उन्होंने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक पत्रिका के संपादक भी रह चुके थे। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर, उनके दो मोस्ट फेमस नॉवल हुए हैं, जिनमें से पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 एंड सेकंड है आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल। और सेकंड जो है उनका वह है आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, जो 1961 में लिखा गया था। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जो है वो हमारे मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेटेड ऑथर में से एक है और इनके जो दो फेमस नॉवेल्स हुए थे उनमें फर्स्ट नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान एंड द सेकेंड नॉवल इज़ आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल। लिखे कब गए थे? ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया 1956 में एंड आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल 1961 में लिखा गया था। ठीक है, चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो ग्रैंड मदर है वह सभी की जो ग्रैंड मदर होती है उन्हीं की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। उसके चेहरे पर पिछले 20 सालों से जब से मैं उसको जानता था उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि वो एक समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही यंग हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसके एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट यानी पिक्चर जो थी वह मेरे ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस था उसके ऊपर लगी हुई थी। हंग यानी लटकना, वहाँ पर लगाई हुई थी। तो मेंटल पीस का मतलब होता है एक दीवार होती है, दीवार के नीचे एक शेल्फ टाइप में बना हुआ होता है और जहाँ पर आग लगाई जाती है, फायर लगाई जाती है। ही वॉर अ बिग टर्बन यानी साफ़ा। उन्होंने एक बड़ा सा साफ़ा पहना हुआ था उस पिक्चर के अंदर जैसा दिखाया है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो बड़े ढीले ढाले से पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो लंबी सी वाइट बियर्ड जो थी, बियर्ड यानी दाढ़ी जो थी, उसने उनकी चेस्ट का अच्छा खासा पार्ट जो था वो कवर किया हुआ था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह लगभग 100 साल के लगते थे। He did not look the sort of people who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी कोई एक पत्नी या कोई बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख कर ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे grandchildren रहे होंगे। As for my grandmother being young and pretty, और जो जैसे कि हम हमारी ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं कि वो यंग थी, प्रेटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और उसके बारे में तो सोचना भी थोड़ा ऐसा भयानक सा लगता था। विद्रोह करना, वही रिवोल्ट करना यानी विद्रोह करना। तो हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा हमें उसके गेम्स के बारे में बताया करती थी। शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो कि वह बचपन में खुद जब बच्ची थी खेलती थी उसके बारे में बताती थी। डैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड। ये गेम जो थे वो सुनने में थोड़े से इनअप्रोप्रिएट, एब्जर्ड यानी अस्पष्ट से, अप्रतिष्ठित से लगते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट यानी संत। शी यूज टू टेल अस, और हम उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे वो हमको संतों की कहानियाँ सुना रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ा कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ओल्ड थी, वो उसके पूरे चेहरे के ऊपर रिंकल्स थे। ऑथर जो पिछले 20 सालों से उसको देख रहा था उसका चेहरा वैसा ही था। लोग उसके बारे में कहते थे कि वो बहुत ही यंग थी, एक ज़माने में बहुत सुंदर हुआ करती थी, उसके हस्बैंड भी था, लेकिन उसकी बातों पे, लोगों की बातों पर ऑथर को विश्वास नहीं होता था।
ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उनकी जो पिक्चर थी वह एक मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। उन्होंने उस पिक्चर के अंदर एक टर्बन पहना हुआ था, ढीले कपड़े पहन रखे थे, उनकी एक लंबी सी वाइट कलर की दाढ़ी थी और वो देखने में 100 साल के लगते थे और वो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत सारे जो है वह ग्रैंड चिल्ड्रंस रहे होंगे। और अगर ग्रैंड मदर के बारे में बात करें तो ग्रैंड मदर के बारे में ये सोच करके कि वो यंग रही होगी, प्रिटी रही होगी, तो ये बात थोड़ा मानना मुश्किल था। ग्रैंड मदर जो थी वो अपने बच्चों को गेम्स के बारे में भी बताते थे, लेकिन बच्चे जो क्या करते थे उसकी बातों को एक कहानी के रूप में ही लेते थे। सेकेंड पैराग्राफ, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी थी, एंड फैट, वो थोड़ी सी मोटी थी, हेल्दी थी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली यानी हल्की, बेंट यानी झुकना, और वो थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। हर फेस वॉज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसके पूरे चेहरे के ऊपर रिंकल्स थे, यानी कि पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर, नहीं हम निश्चित थे कि जब से हम उसको जानते हैं वह ऐसी ही झुर्रियों वाले फेस की रही होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी वह कि उसको और ज़्यादा बूढ़े होने की ज़रूरत भी नहीं थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लगता था मान लो पिछले 20 सालों से वह इसी एज के ऊपर वो रुक सी गई थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज प्रिटी, लेकिन वह सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वह अपने सफ़ेद घर के अंदर अपने एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर दे करके, अपनी झुकी हुई कमर को बैलेंस दे करके पूरे घर के अंदर घूमती रहती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और वह अपनी माला के मोती जो थे वह घुमाती रहती थी। रोजरी यानी माला, बीट्स यानी मोती। तो वह अपने पूरे घर के अंदर अपनी झुकी हुई कमर के ऊपर एक हाथ से बैलेंस देते हुए, एक हाथ में माला लिए हुए, वह मोती घुमाते हुए वो घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके जो ग्रे बाल जो थे वह उसके पूरे चेहरे के ऊपर, उसका जो झुर्रियों वाला चेहरा जो था उसके ऊपर बड़े ही गंदे तरीके से बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स थे वह कंटिन्यू प्रेयर के अंदर चलते रहते थे। इनऑडिबल का मतलब होता है जिनको हम लोग सुन नहीं सकते, यानी कि वह उसके लिप्स चलते थे लेकिन उस प्रेयर को सुना नहीं जा सकता था। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मान लो वो ऐसी लगती थी मान लो कि पहाड़ों के ऊपर का कोई सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य हो। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और ऐसा लगता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति फैली हुई हो, वहाँ पर सांस लेने के लिए बहुत ही निर्मल वातावरण था और लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही संतुष्ट होते थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे ग्रैंड मदर के साथ में तब छोड़ दिया था जब वह सिटी में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग लगातार साथ रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जल्दी उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. Monotonous यानी बोरिंग, उबाउस, वो अपनी sing song while she bathed and dressed me. जब वह मुझे सुबह नहलाती, मुझे तैयार करती, तो जो वो प्रेयर जो थी वह बड़े ही बोरिंग तरीके से वह गाती थी। In the hope that I would listen and get to know it by heart. और इस आशा के अंदर वो मुझे प्रेयर सुनाती थी मॉर्निंग की कि मैं भी उस प्रेयर को सुनूं और उसको समझूं दिल से। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसकी प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उसको सीखने की चिंता नहीं करी थी। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, उसके बाद में वो मेरी एक लकड़ी की स्लेट लेकर आती थी। फैच यानी लाना, लेकर आती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही धो कर के रखती थी, और उसको येलो कलर की प्लास्टर्ड यानी कि येलो चॉक से उसको पूरा सा लिपा हुआ था। और साथ में एक टाइनी सा अर्थन इंक पॉट यानी कि मिट्टी का इंक पॉट लेके आती थी और एक रेड पेन लेके आती थी।
टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सबको वो एक बंडल में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो मेरे हाथों में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल यानी बासी बदबूदार, विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद में जो रात की बची हुई बासी चपाती जो होती थी उसके ऊपर वो मुझे बटर और शुगर लगा करके देती थी, और मैं उसको ब्रेकफास्ट में करता था। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ में बहुत सारी ठंडी चपाती, बासी चपाती जो होती थी वो गांव के जो डॉग्स होते थे, कुत्ते जो होते थे, उनके लिए लेकर जाती थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जो हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि वो कैसी दिखती थी। तो वो छोटी सी थी, शॉर्ट थी, वो फैट थी, वो थोड़ी सी बेंट थी, उसके पूरे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और जब से ऑथर उसको जानता था वो उसने उसको एक ही कंडीशन में देखा था। और ऑथर कहता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इतनी ओल्ड थी कि उसको और ज़्यादा ओल्ड होने की ज़रूरत नहीं थी। ऑथर को ऐसा लगता था कि कभी भी वो प्रिटी नहीं रही होगी, लेकिन एक्चुअल में वो प्रिटी थी। वह अपने पूरे घर के अंदर घूमती रहती थी, उसकी एक हाथ में हमेशा माला रहती थी, और वो हमेशा उस माला के मोती को घुमाती रहती थी, और उसका एक हाथ अपनी झुकी हुई कमर के ऊपर रहता था। उसके बाल जो थे वो उसके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए रहते थे, और उसको देखकर कैसा लगता था जैसे कि उसको एक पहाड़ी सीन जो होता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई होती है और शांति ही शांति होती है, और वहाँ पर आपको संतुष्ट करने के लिए एक निर्मल सा वातावरण होता है, और आप वहाँ पर अच्छे से शांति से सांस ले सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ग्रैंड मदर और जो ऑथर थे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और वो तब से साथ रहे थे जब कि ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर को उसकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो उसको सुबह उठाती, उसको नहलाती, स्कूल के लिए रेडी करती, और ये सब काम करते हुए वो ऑथर को प्रेयर भी सुनाती रहती थी, ताकि वो सोचती थी कि ऑथर जो है उस प्रेयर को सुने और समझे। लेकिन ऑथर जो था वह उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था प्रेयर के अंदर। वो सिर्फ प्रेयर इसलिए सुनता था क्योंकि उसको ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। जब वो लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जाने से पहले ग्रैंड मदर जो थी वो उसको बासी चपाती जो होती है उसके ऊपर बटर और शुगर लगाकर उसको ब्रेकफास्ट के लिए देती थी, और उसके साथ में उसके हैंड के अंदर एक वुडन स्लेट, एक छोटा सा इंक पॉट और एक रेड पेन देती थी, और उसके बाद में अपने साथ में जो बासी चपातीज होती थी वो गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। फोर्थ पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो थी वह टेम्पल से अटैच्ड थी। द प्रीस्ट यानी पुजारी टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ का जो पुजारी था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि टेम्पल और स्कूल्स जो होते हैं, स्कूल्स जो होती हैं वो टेम्पल में ही चला करती थी। वहाँ के पुजारी जो है वो वहाँ पर शिक्षण दिया करते थे। तो लगभग यही मानो कि मंदिर के अंदर ही स्कूल चलती थी, बाहर की तरफ स्कूल चलती थी और अंदर पूजा पाठ होते थे। तो जो वहाँ का जो मंदिर का पुजारी था वही उन बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, जब बच्चे मंदिर के एक साइड में जो वरेंडा था वहाँ पर लाइन में बैठ करके अल्फ़ाबेट सीखते थे, अल्फ़ाबेट गाते थे और समूह के अंदर प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वह मंदिर के अंदर की तरफ बैठ करके धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता, यानी कि मेरी पढ़ाई हो जाती, मेरी दादी की पूजा हो जाती, तो हम दोनों साथ साथ घर पर लौट आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. जब हम लोग वापस लौटते तो जो विलेज डॉग्स जो थे वो हमको मंदिर के दरवाज़ों पर मिलते। They followed us to our home ग्रोलिंग का मतलब होता है गुर्राना, और वो हमारे घर तक हमको फॉलो करते थे गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू देम, और जो चपातीज हम उनको देते थे उन चपातीज के लिए वो आपस में झगड़ा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स आराम से सिटी के अंदर सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी सिटी के अंदर बुला दिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशन, और यहीं से हमारी दोस्ती के अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया था वो था। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ग्रैंड मदर की और ऑथर की दोस्ती के अंदर टर्निंग पॉइंट कब से आया था, जब वो शहर रहने गए थे।
Although we shared the same room, यद्यपि हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे, my grandmother no longer came to school with me. लेकिन अब शहर के अंदर मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं मोटर बस के अंदर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था. There were no dogs in the street. अब वहाँ पर गलियों में कोई डॉग्स भी नहीं थे. And she took to feeding sparrow in courtyard. courtyard यानी आंगन of our city house. और अब वो क्या करती थी, हमारा जो शहर का घर था उसके आंगन के अंदर स्पैरोज को दाना डालने का काम करती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे साल बीतते गए हम लोग एक दूसरे को कम मिलने लगे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक तो वह मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और वह मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से लौटता था तब वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज हमको क्या पढ़ाया है. I would tell her English words. मैं उसको बताता कि मैंने क्या क्या इंग्लिश वर्ड्स सीखे हैं. And little things of Western science and learning. और मैं उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता. द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता. आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में बताता. द वर्ल्ड बीइंग राउंड और कैसी पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुनकर कि वो थोड़ी सी अनहैप्पी होती थी, यानी कि थोड़ी सी दुखी होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. वह मेरी पढ़ाई के अंदर मेरी बिल्कुल ही मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल इंग्लिश स्कूल. वो बिल्कुल भी उन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी जो कि हमें इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था. एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर. और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि इंग्लिश स्कूल के अंदर भगवान के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. एक दिन मैंने मेरी दादी को आकर के बोला कि अब आज जो है हमें संगीत के बारे में सिखाया गया, यानी कि म्यूज़िक का लेसन दिया गया. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उसके लिए म्यूज़िक जो था वह एक बुरी संगति के लोगों का एक कोरस था, ग्रुप था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर. उसका ऐसा मानना था कि म्यूज़िक के ऊपर हार्लोट्स और बेगर्स का एक अधिकार होता था. हार्लोट्स को हम लोग अदर वर्ड्स के अंदर प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं, वैश्या कह सकते हैं. बेगर का मीन्स होता है भिखारी. तो उसका ऐसा मानना था कि म्यूज़िक जो था वो उन लोगों के लिए होता है, नॉट मीन फॉर जेंटल फोक. और म्यूज़िक जेंटल लोगों के लिए नहीं होता है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. वो कुछ नहीं कहती थी लेकिन उसकी जो चुप्पी होती थी, जो साइलेंस होती थी, इसका मीनिंग क्लियर था कि वह म्यूज़िक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद में वह बड़ी कभी कभार मुझसे बात करती थी. इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे.